अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक यतीम था, उसका कोई नहीं था। रोज उसके रास्ते में एक आम का बगीचा आया करता था। अशोक ताजे ताजे रसीले आमों को हर रोज देखा करता था। उसका बड़ा दिल करता था कि वो आम खा सके, लेकिन उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा रहता था। अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक खामोशी से अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था तो उसका तवज्जो आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बाग में झांकने लगा तो उसका तवज्जो एक आम पर गया जो बगीचे के बाड़ पर लटक रहा था। वाह, मालूम होता है वो आम दरख्त से गिरकर बाड़ पर लटका है। मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बाड़ पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया। अरे चोर, मेरे बागीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके करीब आया। मैंने चोरी नहीं की जनाब। अच्छा, तो ये आम कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। ये आम बाड़ पर लटक रहा था, मैंने तो बस इसे बाड़ से उठाया। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना। तुमने बगैर इसके पैसे दिए इसे उठाया तो ये चोरी ही हुई ना। चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। आइंदा मेरे बागीचे के आसपास भी नजर नहीं आना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त के आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसकी नजर एक ज़ईफा खातून पर गई जो आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक ज़ईफा खातून के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत वजनी लग रहा है। क्या आप इतना वजन उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के खातिर इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा। आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों तकलीफ उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके फर्जंद की मानिंद हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से गुफ्तगू करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा फरोख्त नहीं हुए? नहीं बेटा, आज खरीदार तो आए थे, लेकिन वो इतने सौदेबाजी कर रहे थे कि मेरी लानत भी ना निकल पाए। जिंदगी बेहद मुश्किल है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़ी तो ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो। आम, ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुन कुछ खरीदारों का तवज्जो उसकी जानिब गया और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे अदा किए। तकरीबन आधे आम फरोख्त हो गए और अम्मा के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत उठाओ। अम्मा, आप मेरी वालिदा की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस ज़ईफा खातून की आंखों में अश्क आ गए। एक तुम हो जो बगैर किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहे हो और एक मेरा बेटा है जो अपनी ज़ईफा अम्मा को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना फर्जंद समझिए। मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथ में 2 आम रख दिए। आज काफी मेहनत की है तुमने, आराम से खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इसकी गुठली से दरख्त उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अशोक आम लेकर अपने घर की जानिब निकल गया। अशोक ने बड़े मजे से वो आम खाए। कभी ना कभी मैं अपने खुद के दरख्त के आम खाऊंगा। फिर अशोक ने वो गुठली अपने घर के पीछे आंगन में बो दिए। अगली सुबह अशोक उठा
और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहाँ आम का एक बड़ा सा पेड़ देखकर वो हैरान हो गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम की गुठली बोई थी, एक ही रात में दरख्त कहाँ से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। जैसे ही वो आम तोड़ता उसकी जगह पर दूसरा आम आ जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी भर गई। इस आम के दरख्त में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से मालूम करना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम की एक गुठली बोई, आज वहाँ बड़ा सा दरख्त उग गया है। एक ही रात में पेड़, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं भी हैरान हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादुई है। इस दरख्त में और भी जादू है। क्या? आप इसका फल तोड़कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत उसकी जगह पर दूसरा आम आ गया। हे भगवान, बेटा ये तुम्हारी नेकी का फल है। ऊपर वाले ने तुम्हें ये जादुई आम का पेड़ अता फरमाया है। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है ये। अम्मा, मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये दरख्त हासिल हुआ है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी अम्मा बनकर? हाँ, हाँ। अशोक को अम्मा मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे। इसलिए फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आम की एक बड़ी दुकान लगाई। वो लोग सस्ते दाम में बेहतरीन और रसीले आम फरोख्त कर रहे थे, इसीलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहाँ दूसरी जानिब सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। मन्नू भाईजान, इस बार आपने मेरे आम का ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? मैंने तो कल ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे रसीले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके दाम भी कम हैं। लेकिन मन्नू भाईजान, माजरत चाहूंगा सेठ जी, मैं तो अपने मुनाफे को तवज्जो दूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही मुफलिस अशोक आम का तिजारती बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब उस जादुई पेड़ की जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है।
आया बड़ा आम खाने वाला। औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकाल कर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही। लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आम रस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आम रस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आम रस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आम रस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आम रस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा ये पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह ये निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है।
वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।